क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं विलेन। ये हमारा लेसन है सॉल्यूशन में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है वर्कले हार्टले विधि जो है क्या होते हैं और इनके क्या उपयोग है इनके बारे में हमने चर्चा किया था। आज इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं समपराशरी विलयन क्या होते हैं, समदाबी विलयन किसे कहते हैं, इनको भी देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा लाइक एवं शेयर करिएगा। देखिए ये एक हिंदी मीडियम की क्लास 12 की बेस्ट केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हो चाहे किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर आपको लगभग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर ज्यादा चर्चा करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं पूछे कम पूछे गए हैं उनको नहीं देखेंगे, उनको भी देखेंगे। तो मेरा फोकस उन क्वेश्चनों पर ज्यादा रहेगा जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं और लगभग इस टीचिंग कैरियर में हमने ये देखा है कि आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया था वो सारे के सारे 99% क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के सारे फंसते हैं हमारे लेक्चर्स में। जो है जितने हमने आज तक लेक्चर्स दिए हैं सब में लगभग फंसता है, तो इसलिए आप निश्चित होकर के आप हमारे चैनल पर तैयारी करिए, आपका इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं, देख लेते हैं समपराशरी विलयन क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लो, समपराशरी विलयन जिसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समपराशरी विलयन क्या होते हैं। अगर हम बात करें समपराशरी विलयन में, समपराशरी में जिसका पराशर दाब समान होगा। समपराशरी, देखो कोई चीज रटने से अच्छा है कि आप उसके नाम में ही छिपा के रख लो, आराम से हेडिंग तैयार हो जाएगी। जैसे आपका है समपराशरी विलयन, तो जाहिर सी बात है जिसका पराशर दाब समान होगा। तो कब समान होगा? ऐसे विलयन समान ताप पर, ऐसा विलयन जिसका ताप अगर समान कर दिया जाए यानी समान ताप पर, तो उनका पराशर दाब भी समान होता है। ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान पराशर दाब रखते हैं, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान पराशर दाब रखते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। सीधी सी बात है। अर्थात समपराशरी विलयन के लिए अगर देखा जाए तो ताप समान करना है, T1 बराबर T2, तो पराशर दाब जो आपका होगा P1 बराबर P2 हो जाएगा। यानी अलग अलग है, अगर ताप अगर समान करते हो तो पराशर दाब भी समान रखते हैं, तो T1 बराबर T2 तो P1 बराबर P2, ये आपका हो जाएगा। अब वाट हाफ के समीकरण के अनुसार अगर आप बात करते हैं तो Pv बराबर CHT होता है, Pv बराबर CHT होता है। और यदि आप कह रहे हो कि भाई T1 बराबर T2 अगर आप बना रहे हो तो P1 बराबर P2 हो रहा है। भाई टेम्परेचर समान कर रहे हो तो प्रेशर भी समान हो रहा है, तो P1 बराबर P2 तथा T1 बराबर T2। तो इसको अगर P1 यहाँ पे P1 और P2 की बात रखोगे तो तब समपराशरी विलयन के लिए भाई C1 बराबर C2 आ जाएगा। जाहिर सी बात है जब P1 बराबर P2 और T1 बराबर T2 होगा तो C1 बराबर C2 होगा। और आप जानते हैं C बराबर होता है N/B, C बराबर होता है कंसंट्रेशन जो होती है, सांद्रता जो होती है, C बराबर N/B होता है। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, विलय के नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोल जिसे बोलते हैं, विलय के मोल बटे आयतन। भाई मोल बटा आयतन, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ बटे आयतन, तो ये N/B होगा। और जब इस पर C की वैल्यू N/B रखोगे तो N1/V1 बाई C1 है, तो N1/V1 बराबर N2/V2, इस पर नंबर कर लेते हैं। और सुनिए आप N नंबर ऑफ मोल्स बराबर N बराबर क्या होता है W/M होता है, यानी पदार्थ का भार और बटे अणुभार, यानी पदार्थ का अणुभार, भार बटे अणुभार, यानी पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो अब ये W/M हो जाएगा, तो जहां N रखे वहां W/M रख दो, तो N1 बराबर होगा W1/M1
तो ये आपका W1 अपान M1 और B तो रहेगा ही रहेगा, V1 हो जाएगा, ये W2 अपान M2 और ये V2 हो जाएगा। तो इस तरीके से समपराश्रयी विलयन जो है निकाले जाते हैं। दूसरी हेडिंग की बात करते हैं, समदाबी विलयन। अगली हेडिंग है समदाबी विलयन। आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन, समदाबी विलयन, इस पर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें समदाबी विलयन, ऐसे विलयन जो समान प्रासरण दाब रखते हो समदाबी विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो समान ताप पर, भाई वही बात है, जो समान ताप है, समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। अब समान वाष्प दाब रखने के कारण, चूंकि ये समान वाष्प दाब रखते हैं, तो समान वाष्प दाब रखने के कारण विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने के बाद, अगर हम मान लीजिए समान समदाबी विलयन हो और इनको हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए विलयनों को, तो इनमें फिर परासरण की क्रिया नहीं होती है। अतः समदाबी विलयन समपराश्रयी भी होते हैं, यानी जो समपराश्रयी विलयन होते हैं वही समदाबी विलयन भी होते हैं। इन विलयनों को अगर हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देते हैं तो इनमें परासरण की क्रिया फिर नहीं होती है। तो समदाबी विलयन और समपराश्रयी विलयन लगभग एक ही जैसे होते हैं। आइसोहाइड्रिक विलयन, आइसोहाइड्रिक विलयन, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इनको भी लगे हाथ देख लो। अगर हम बात करें आइसोहाइड्रिक विलयन, तो आइसोहाइड्रिक यानी जिनका H+ चार्ज समान हो, यानी दो विलयन, दो या दो से अधिक विलयन जिनके H+ चार्ज समान हो, तो ऐसे विलयनों को हम जो है आइसोहाइड्रिक, आइसो मींस सेम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आइसोहाइड्रिक विलयन कहलाते हैं। जिनके H+ चार्ज सांद्रता जो है समान होती है, तो ऐसे विलयनों को आइसोहाइड्रिक विलयन कहते हैं। तो ये तो आपके थे आइसोहाइड्रिक विलयन। क्वेश्चन और छोटा सा इससे बनता है कि अति पराश्रयी तथा अल्प पराश्रयी विलयन से आप क्या समझते हो, तो इसको भी देख लेते हैं। अगली हेडिंग है अति पराश्रयी और अल्प पराश्रयी विलयन, जिसे हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अतिपराश्रयी और अल्पपराश्रयी जिसे हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम बात करें अतिपराश्रयी और अल्पपराश्रयी विलयन क्या होती है, तो जान लीजिए समान ताप पर, टेम्परेचर समान हो, समान ताप पर दो विलयन आपके हो और उनमें जिनमें ज्यादा अधिक परासरण दाब जिसमें होगा, जिसमें सबसे ज्यादा परासरण दाब आपको, अधिक परासरण दाब रखने वाले विलयन की अगर आप बात करोगे तो ज्यादा परासरण दाब रखेगा तो अतिपराश्रयी विलयन कहलाएंगे, और जो कम परासरण दाब रखेगा उसे हम अल्प पराश्रयी विलयन कहलाएंगे। देखिए छोटी सी बात है, इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। जो ज्यादा समान ताप पर जो अधिक परासरण दाब रखेगा उसे अति पराश्रयी विलयन कहेंगे, और जो कम परासरण दाब रखेगा अल्प पराश्रयी विलयन कहेंगे। तो ये तो आपके अति पराश्रयी और अल्प पराश्रयी विलयन है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पात्र है जिसमें हमने जो है लाल रुधिर कोशिकाएं जो है इसको नमक के डाइल्यूट विलयन में रखा, नमक के डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, यानी नमक के डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखते हैं। तो ये क्या होता है कि यही कोशिका जो है फूल करके जो है बड़ी हो जाती है। जब नमक के डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखते हैं
तो ये कोशिका जो है फूल करके जो है बड़ी हो जाती है। लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती है फूल करके बड़ी हो जाती है। और यही बात अगर हम जो है इसी कोशिका को, जो बड़ी हुई कोशिका है, इसको अगर हम सांद्र सांद्र विलयन में रखते हैं, कांग कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl के सांद्र विलयन में रखते हैं, तो यही कोशिका जो है पिचक जाती है। यही कोशिका जो है पिचक जाती है। ये आपका जो है अल्पपराश्रयी विलयन होगा, अल्पपराश्रयी विलयन, और ये होगा अतिपराश्रयी विलयन, अतिपराश्रयी विलयन। भाई इसमें होता क्या है, बाहर का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि अंदर की कोशिका में जो भी वाटर होते हैं ये सब निकल के बाहर आ जाते हैं, ये सब निकल करके बाहर आ जाते हैं, जिससे कोशिकाएं जो है पिचक जाती हैं। और इसमें क्या है कि अंदर का कंसंट्रेशन इतना अधिक होता है कि बाहर से वाटर अंदर चला जाता है। तो जब बाहर से अंदर वाटर जाएगा तो जाहिर सी बात है कोशिकाएं फूल जाएगी। तो ये आपके अल्पपराश्रयी विलयन का एग्जाम्पल है और ये आपके अतिपराश्रयी विलयन का एग्जाम्पल है। देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है कि 8.6 ग्राम प्रति लीटर यूरिया, यानी 8.6 ग्राम प्रति लीटर यूरिया का अनुभार दे रखा है 60 का एक घोल है, एक आवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, अब दूसरा कोई है आवाष्पशील कोई कार्बनिक पदार्थ है, नाम नहीं पता है कौन है, मान लीजिए एक्स है, के 5% घोल का, यानी एक्स कोई है उसका 5% घोल है का समपराश्रयी था, यानी दोनों में समपराश्रयी था। तो एक्स के अणुभार की गणना करना है, एक्स के अणुभार की गणना करना। सवाल बड़ा आसान है, एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका W1 दे रखा है, W1 दे रखा है 8.6 ग्राम और प्रति लीटर कह रहा है, इसका मतलब इसका B1 जो होगा 1 लीटर दे रखा है। बात समझिएगा, पहला पदार्थ हो गया। और इसका जो अणुभार दे रखा है यूरिया है, यूरिया का 60 अणुभार दे रखा है, ये बात हो गई। दूसरा कह रहा है कोई एक्स है, यानी एक्स का पता नहीं है, इसका अणुभार आपको निकालना है, M2 आपको ज्ञात करना है। कह रहा है कि 5%, इसका मतलब ये W2 जो दे रखा है वो 5% यानी 5 ग्राम, प्रतिशत से निकालोगे W/V से तो 5 ग्राम हो जाएगा। तो इसका आयतन जो V2 होगा 100 ml हो जाएगा। 100 ml को लीटर में बदलोगे, 1000 से भाग दोगे तो 0.1 लीटर जो है आपको मिल जाएगा। ये मिल गया। आप जानते हैं समपराश्रयी था, इसका मतलब है आपका C1 बराबर C2 था, इसका मतलब यही हुआ ना, C1 बराबर C2। तो C1 की वैल्यू होती है W1/M1 और V1 बराबर W2/M2 और V2 होता है। यही फार्मूला आप जानते हैं। तो इसमें देख लो क्या दे रखा है, जो दे रखा है भाई, इसका W1 दे रखा है, M1 भी दे रखा है, V1 भी दे रखा है, इसका W2 और M2 भी दे रखा, V2 दे रखा है, M2 निकालना आसान है। इसी पे रख दीजिए, आपका आ जाएगा W1 की वैल्यू है 8.6 और M1 की वैल्यू है 60 और आपका V1 दे रखा है 1 लीटर और फिर W2 की वैल्यू दे रखा है 5 ग्राम और इसका M2 आपको निकालना है और साथ में V2 की वैल्यू दे रखा है 0.1 लीटर। आराम से इसका दशमलव हटा दो, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, इसका भी दशमलव हटाना है तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ये आपका हट जाएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 86/60 × 10 बराबर 50/M2 और ये 1 हो जाएगा। जो कट रहा हो काट दीजिए, इन दोनों में अगर कट रहा हो तो काट दीजिए, ना कट रहा हो तो दोनों को गुणा करा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा। हमें M2 बराबर निकालना है, तो M2 बराबर निकालोगे इनके साथ ये जाएगा, इनके साथ ये आएगा, 6 का 9 6 मींस 600 और ये 50 हो जाएंगे, ये दोनों साथ में आ जाएगा और इनके साथ में 86 × 1 मींस 86 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे 5 36 भाई 50 और 6 5 36 और 2 1 3 0 और लगा दो
बटे 86। 86 से जरा इसमें भाग दे दो तो ये 348 m2 बराबर निकल के आ जाएगा 348.8। ये जो है आपका m2 की वैल्यू यानी दूसरे x पदार्थ का अणुभार जो है निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से संपराश्रयी विलयनों का जो है अणुभार ज्ञात किया जाता है। अणुभार निकाल आएगा, जो भी निकालना चाहोगे निकाल आएगा। सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद C1 बराबर C2, इसी पर C1 की वैल्यू W1/M1 V1 बराबर W2/M2 V2 इसी पे रख दीजिए। रखने के बाद आराम से गुणा करा लीजिए और गुणा कराने के बाद जो आए उसको भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाए।